तो जो नए जुड़ा है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले इनके पास कुछ क्वेश्चन लेने की क्षमता नहीं है। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर देते हैं। आपको मिलेंगे 20 सेकंड आंसर देने के लिए और आंसर जरूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि लास्ट तक आप रहें, 40 के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें ताकि आपको सारे प्रश्न उत्तर मिल पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा इसका। इस प्रकार के ठोस में दो आधार होते हैं जो समानांतर बहुभुज होते हैं, कौन से? आपके ऑप्शन है ए पिरामिड, बी प्रिज्म, सी शंकु या डी टॉरस। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। इस प्रकार के ठोस में दो आधार होते हैं जो समानांतर बहुभुज होते हैं, पिरामिड, प्रिज्म, शंकु या टॉरस। तो इसका उत्तर है प्रिज्म। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। ठोस और त्रिभुज पार्श्व चेहरे के लिए एक बहुभुज के साथ एक बहुभुज है जो एक कशे रूप पर छेड़छाड़ कर रहा है या काटता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए पिरामिड, बी प्रिज्म, सी शंकु या डी टॉरस। उत्तर दीजिएगा इसका। ठोस और त्रिभुज पार्श्व चेहरे के लिए एक बहुभुज के साथ जो बहुभुज है जो कि एक कशे रूप पर काटता है या इंटरसेक्ट करता है या छेड़छाड़ कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? पिरामिड, प्रिज्म, शंकु या टॉरस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पिरामिड उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उत्तर में न्यूनतम चेहरे की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है ए टेट्राहेड्रन, बी त्रिभुज प्रिज्म, सी वर्ग पिरामिड या डी क्यूब। तो इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर होगा ए टेट्राहेड्रन। जिन्होंने उत्तर दिया है ए उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न चौथा उत्तर दीजिएगा इसका। एक संदर्भ के ऑर्थोग्राफिक विचारों को प्राप्त करने के लिए जरूरी चरणों की संख्या कितनी होगी जिसकी धुरी दोनों सपाटों के संदर्भ में इच्छुक है या रेफरेंस करते हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका उत्तर होगा 3, सी। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक घन के लिए एक और नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए हेक्साहेड्रॉन, बी टेट्राहेड्रॉन, सी आइसोहेड्रॉन या डी ऑक्टाहेड्रॉन। उत्तर दीजिएगा इसका। एक घन के लिए दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम फॉर अ क्यूब। हेक्साहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, इस्कोहेड्रॉन या ऑक्टोथेरॉन। तो जिन्होंने दिया है इस्कोहेड्रॉन उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा। टेट्राहेड्रॉन के लिए एक और नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए त्रिभुज प्रिज्म, बी वर्ग प्रिज्म, सी त्रिकोणीय पिरामिड या डी वर्ग पिरामिड। टेट्राहेड्रॉन के लिए एक और नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेट्रा है, टेट्रा त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय पिरामिड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। सही कोण त्रिकोण को घुमाकर ठोस गठित नाम का एक लंबवत पक्ष तय करें, कौन सा है? आपके ऑप्शन है एक शंकु, बी सिलेंडर, सी टेट्राहेड्रॉन या डी ऑक्टेथेरॉन। उत्तर दीजिएगा इसका। सही कोण त्रिकोण को घुमाकर ठोस गठित नाम का एक लंबवत पक्ष तय करें। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कोण उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। डिजाइनर प्रक्रिया के परिशोधन चरण में आमतौर पर किस प्रकार के स्केच का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए आइसोमेट्रिक, बी डॉक्यूमेंट, सी ऑब्लिक या डी आइडिएशन। डिजाइन प्रक्रिया के परिशोधन चरण में आमतौर पर किस प्रकार के स्केच का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। किस तरह के स्केच अभिसरण शामिल है? आपके ऑप्शन है ए आइसोमेट्रिक, बी परिक्षेप, सी ऑब्लिक या डी बहुदृश्य मल्टीव्यू। उत्तर दीजिएगा इसका। किस तरह के स्केच अभिसरण में शामिल हैं? आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक या मल्टीव्यू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार के स्केच सामने के आकार में सामने दिखता है या सही दिखता है? आपका ऑप्शन है ए आइसोमेट्रिक, बी परिप्रेक्ष्य, सी ऑब्लिक या डी ऑक्सोनोमेट्रिक। उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार के स्केच सामने के आकार में सामने या सही दिखते हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ऑब्लिक उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार का स्केच मीटर लाइन का उपयोग करता है? आगे ऑप्शन है ए दो दृश्य मल्टीव्यू, सी एक आइसोमेट्रिक चित्रमय, सी
तीन बिंदु परिप्रेक्ष्य चित्रमय, या डी एक तीन दृश्य बहुदृश्य। उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार का स्केच मीटर लाइन का उपयोग करते हैं? अ टू व्यू मल्टी व्यू, एन आइसोमेट्रिक पिक्टोरियल, अ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पिक्टोरियल, या अ 3 व्यू मल्टी व्यू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी 3 व्यू मल्टी व्यू, एक तीन दृश्य बहुदृश्य, उनका उत्तर सही है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। पर प्रक्षेपण रेखाएं परिप्रेक्ष्य स्केच में कहां मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए गायब बिंदु, बी जमीन रेखा, सी क्षितिज रेखा, या डी चक्षु बिंदु, द आई पॉइंट। उत्तर दीजिएगा इसका। पर प्रक्षेपण रेखाएं परिप्रेक्ष्य स्केच में कहां मिलती हैं? द वैनिशिंग पॉइंट, द ग्राउंड लाइन, द हॉरिजॉन लाइन, या द आई पॉइंट। तो इसका उत्तर होगा द वैनिशिंग पॉइंट, गायब बिंदु। अगला प्रश्न 13वां आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। मल्टी व्यू ड्राइंग के बारे में निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक दृश्य एक 3D चित्रमय छवि है, बी ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण के आधार पर, सी वस्तु के कम से कम दो विचार, या डी विचार प्रक्षेपण के विमानों द्वारा परिभाषित किया गया है। कौन सा सही है? उत्तर दीजिएगा इसका। मल्टी व्यू ड्राइंग के बारे में निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं सिवाय एक के। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए प्रत्येक दृश्य एक 3D चित्रमय छवि है, ए अलग है। अगला 14वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार के प्रक्षेपण में एक दूसरे के समानांतर प्रक्षेपण किरण नहीं है? आपके ऑप्शन है अक्षीय प्रक्षेपण, बी ऑब्लिक प्रक्षेपण, सी ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण, या डी परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण। उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार के प्रक्षेपण में एक दूसरे के समानांतर प्रक्षेपण किरण नहीं है? 14वां प्रश्न है आपका। जिन्होंने उत्तर दिया है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण, उनका उत्तर सही है। 15वां प्रश्न कौन सा मुख्य दृश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए नीचे, बी बाईं तरफ, सी ऑक्सिलरी सहायक, या डी फ्रंट सामने। कौन सा मुख्य दृश्य नहीं होता है? विच इज नॉट अ प्रिंसिपल व्यू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑक्सिलरी सहायक, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में किसी दिए गए दृश्य के लिए दृश्य किरण या दृष्टि की रेखाएं अन्यथा हैं किसमें? लंबवत, ऑब्लिक, सामान्य, या समानांतर। उत्तर दीजिएगा इसका। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में किसी दिए गए दृश्य के लिए दृश्य किरण या दृष्टि की रेखाएं अन्यथा हैं कहां पर? लंबवत, ऑब्लिक, सामान्य, या समानांतर। तो डी समानांतर पे। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। दो प्रकार के अनुमान अभिसरण के बिना वस्तु का एक चित्रमय दृश्य देते हैं, कौन से? ऑर्थोग्राफिक और परिप्रेक्ष्य, बी ऑब्लिक और ऑक्सोनोमेट्रिक, सी परिप्रेक्ष्य और ऑब्लिक, या डी आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक। उत्तर दीजिएगा इसका। दो प्रकार के अनुमान अभिसरण के बिना वस्तु का एक चित्रमय दृश्य देते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ऑब्लिक और ऑक्सोमेट्रिक, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। किसी ऑब्जेक्ट का शीर्ष दृश्य आमतौर पर खींचा जाना चाहिए कहां? सामने के दृश्य के दाईं ओर, बी एक ही पृष्ठ पर कहीं भी, सी सीधे सामने के दृश्य से ऊपर, या कागज के एक अलग टुकड़े पर। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सीधे सामने के दृश्य के ऊपर, डायरेक्टली अबव द फ्रंट व्यू, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। कितने विचारों में एक क्षेत्र का वर्णन किया जा सकता है? 4, 3, 2, या 1। A sphere can be described in how many views? 4, 3, 2 या 1। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी 1, उनका उत्तर सही है। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। असमित वस्तु आमतौर पर कितने विचारों से वर्णित है? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 3, सी 4, या डी 2। उत्तर दीजिएगा इसका फटाफट। एक असीमित वस्तु आमतौर पर कितने विचारों से वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा बी 3। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में विजुअल किरण प्रोजेक्शन प्लेन के लिए क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए समानांतर, बी आसन्न, सी लंबवत, या डी टारगेट। बताइएगा इसका उत्तर। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में विजुअल किरण प्रोजेक्शन प्लेन के लिए क्या होता है? समानांतर होता है, आसन्न होता है, लंबवत होता है, या टारगेट होता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी परपेंडिकुलर लंबवत, उनका उत्तर सही है। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को कम से कम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दृश्यों के साथ दिखाया जा सकता है कितने?
आपके ऑप्शन है ए 6, बी 3, सी 2 या डी 4। फटाफट उत्तर देगा इसका। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को कम से कम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ कितने बार दिखाया जा सकता है? 6, 3, 2 या 4। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 2, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। ऑर्थोग्राफिक विचारों में से कौन से जोड़े दोनों ऊंचाई आयाम दिखाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बाएं तरफ और सामने, बी ऊपर और सामने, सी ऊपर और पीछे या डी नीचे और दाएं तरफ। इसका उत्तर दीजिएगा। ऑर्थोग्राफिक विचारों में कौन से जोड़े दोनों ऊंचाई आयाम दिखाते हैं? बाएं तरफ और सामने, ऊपर और सामने, ऊपर और पीछे या नीचे और दाएं तरफ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। विमान में ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑडीमीटर, बी एमीटर, सी अल्टीमीटर या डी एनोमीटर। उत्तर देगा इसका। विमान में ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, एमीटर, अल्टीमीटर या एनेमोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी अल्टीमीटर, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्लेवेनोमीटर, फ्लक्समीटर, एंडोस्कोप या फैथोमीटर। उत्तर देगा इसका। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ग्लेवेनोमीटर, फ्लक्समीटर, एंडोस्कोप या फैथोमीटर। तो जी हाँ, डी फैथोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है एक्सरे, बी डीजल इंजन, सी डायनामाइट या डी डायनामो। फटाफट उत्तर देगा इसका। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे, डीजल इंजन, डायनामाइट या डायनामो। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी डायनामाइट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न उत्तर देगा इसका। उसने क्या आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए मशीन गन, बी माइक्रोफोन, सी माइक्रोस्कोप या डी मोटरसाइकिल। फटाफट उत्तर देगा इसका। डेविड ह्यूजेस ने क्या आविष्कार किया था? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी माइक्रोफोन, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। वायुमंडल में रेडियो कार्बन का उत्पादन परिणाम स्वरूप क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वायुमंडल में मौजूद तेजी से न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन नाभिक के बीच टकराव, बी वायुमंडल ऑक्सीजन पर सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया, सी सौर विकिरण की क्रिया, विशेष रूप पर वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर ब्रह्मंडीय किरणें या डी वायुमंडल में बिजली निर्वहन। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए वायुमंडल में मौजूद तेजी से न्यूट्रॉन और नाइट्रोजन के बीच टकराव, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। पेपर ब्लॉन्टिंग द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है किस प्रक्रिया में? आपके ऑप्शन है ए केशिका कार्रवाई घटना, बी स्याही की चिपचिपाहट, सी सिफॉन कार्रवाई या डी ब्लॉटिंग के माध्यम से स्याही का प्रसार। उत्तर दीजिएगा इसका। पेपर ब्लॉन्टिंग द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है कैसे? केशिका कार्रवाई घटना, स्याही की चिपचिपाहट, सिफॉन कार्रवाई या डी ब्लॉन्टिंग के माध्यम से स्याही का प्रसार। जी हाँ, जिन्होंने कैपिलरी एक्शन फिनोमेनन जिन्होंने दिया है, उनका उत्तर सही है, केशिका कार्रवाई घटना। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। सिफॉन काम करने में असफल हो जाएंगे तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए दोनों अंग असमान लंबाई के हो जाएंगे, सी बी दो जहाजों में तरल पदार्थों का तापमान समान हो जाएगा, सी दो जहाजों में तरल का स्तर एक ही ऊंचाई पर होगा या डी जो दो जहाजों में तरल की घनत्व बराबर होती है। क्या होगा इसका आंसर? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी दो जहाजों के तरल का स्तर एक ही ऊंचाई पर होगा, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। रेडियन का क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए तापमान, बी लौ की तीव्रता, सी कोण या डी ठोस कोण। बताइएगा इसका उत्तर। रेडियन किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तापमान, लौ की तीव्रता, एंगल या सॉलिड एंगल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी एंगल, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए जूल, बी किलोग्राम, सी एम्पियर या डी मीटर। काफी इजी प्रश्न है वाला।
कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए जूल, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 33वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस है ए हेनरी, बी फैराड, सी वोल्ट या डी ओम। उत्तर दीजिएगा इसका। विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? हेनरी, फैराड, वोल्ट या ओम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फैराड, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। गति का न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है? आपके ऑप्शंस है ए प्रत्येक शरीर अपने शुरुआती राज्य आराम या गति को तब तक बनाए रखता है जब तक कोई बाहरी बल लागू नहीं होता। बी शरीर की गति में परिवर्तन की दर शरीर पर लागू बल के सीधे अनुपातिक और बल की दिशा में होती है। सी प्रत्येक कार्रवाई के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी प्रत्येक कार्रवाई के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उनका उत्तर सही है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। यदि कोई बाहरी बल शरीर की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तो शरीर की प्रणाली की कुल रैखिक गति स्थिर बनी हुई है। कौन सा कानून कहता है ये? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन पहला कानून, बी न्यूटन का दूसरा कानून, सी न्यूटन का तीसरा कानून या डी रैखिक गति के संरक्षण का सिद्धांत। उत्तर दीजिएगा इसका। यदि कोई बाहरी बल शरीर की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तो शरीर की प्रणाली की कुल रैखिक गति स्थिर बनी हुई है। कौन सा कानून कहता है? न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन का तीसरा कानून या रैखिक गति के संरक्षण का सिद्धांत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उनका उत्तर सही है। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। गति में शरीर द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए काइनेटिक ऊर्जा, बी संभावित ऊर्जा, सी ऊपर दोनों या डी ऊपर में से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा इसका। गति में शरीर द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता क्या कहलाती है? तो जी हाँ काइनेटिक एनर्जी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 37वां उत्तर दीजिएगा इसका। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ बढ़ रही है तो शरीर का स्पष्ट वजन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए सही वजन से कम या कम हो सकता है, बी सही वजन के बराबर, सी सही वजन से कम या डी सही वजन से अधिक। उत्तर दीजिएगा इसका। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ बढ़ रही है तो शरीर का स्पष्ट वजन क्या होता है? शरीर का वजन ज्यादा या कम दोनों हो सकता है, बी सही शरीर का वजन सेम रहता है, बराबर रहता है, सी शरीर का वजन कम हो जाता है या डी शरीर का वजन अधिक हो जाता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, उनका उत्तर सही है, शरीर का वजन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। स्केप गति क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए स्केप वेग अधिकतम वेग है जिसके द्वारा शरीर को पृथ्वी की सतह से पेश किया जाना चाहिए ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के आगे न जाए। बी वेग से बचे न्यूनतम वेग है जिसके साथ शरीर को पृथ्वी की सतह से पेश किया जाना चाहिए ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आगे न जाए। सी वेग से बचे न्यूनतम वेग है जिसके साथ शरीर को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो और कभी भी पृथ्वी पर वापस ना आए। या डी वेग से बचने का अधिकतम वेग है जिसके साथ शरीर को पृथ्वी की सतह से पेश किया जाना चाहिए ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो और पृथ्वी पर वापस ना आए। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर दीजिएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है 39वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। बैरोमीटर में अचानक गिरावट का संकेत क्या है? आपके ऑप्शन एक तूफान, बी बारिश, सी ज्वार या डी मौसम का साफ मौसम। बताइएगा इसको। बैरोमीटर में अचानक गिरावट किसका संकेत कह देता है? एक तूफान का, बी बारिश का, सी ज्वार का या डी साफ मौसम का। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है एक तूफान का, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा इसका। बल जो तरल या गैसों की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे क्या बुलाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गंभीर वेग, बी प्रवाह,
सी टर्मिनल वेग या डी चिपचिपा बल। उत्तर दिएगा इसका बल जो तरल या गैसों की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का प्रयोग करता है उसे क्या बुलाया जाता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है विस्कोस फोर्स चिपचिपा बल, उनका उत्तर सही है। तो आज के लिए हमारे पास इतने ही प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले इनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो चलिए अगले क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।